हे व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है मंडे। मंडे इज़ लेग्स डे। तो इस वाले मंडे हमारा लेग्स पड़ रहा है। तो अभी हम लोग जाएंगे, लेग्स का वर्कआउट करेंगे। और जो रोटेशन चल रही है मेरे वर्कआउट्स की, वो ऐसे चल रही है कि मैं एक दिन वर्कआउट करता हूँ, 2 दिन ऑफ, एक दिन वर्कआउट, 2 दिन ऑफ। इसी वजह से मेरी जो वीडियोज़ हैं वो भी लेट आ रही हैं, क्योंकि अगर मैं रेगुलर बेसिस पे जिम जाता तो मैं रेगुलर वीडियोज़ बनाता। लेकिन क्योंकि मैं लाइक वीक में 3 बार ही जिम जा पा रहा हूँ, 2 या 3 बार, तो ऐसे वीडियोज़ बना पाना, रेगुलर बेसिस पे डाल पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। प्लस में मैं जब वर्कआउट करता हूँ तो मेरा मेन फोकस वर्कआउट पे रहता है और मेरे पास कोई वीडियोग्राफर नहीं है। तो मैं ज़्यादातर अपने वर्कआउट पे ही फोकस करता हूँ। कई बार मैं एक्सरसाइज मतलब रिकॉर्ड करना भूल जाता हूँ, तो इस वजह से भी मैं कई बार वीडियोज़ नहीं बना पाता पूरी पूरी। बट अभी सोच के बैठा हूँ कि वीडियो बनानी है और अपलोड करनी है आज ही। तो आज ही ये वीडियो अपलोड भी हो जाएगी और रिकॉर्ड भी हो जाएगी। अभी मैं जा रहा हूँ। और अगर आप लोग सोच रहे हो ये क्या है, तो ये अपना है देसी प्री वर्कआउट। मैं इसको आइडियल प्री वर्कआउट तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ ये काफ़ी अच्छा एक प्री वर्कआउट हो सकता है। जैसे देसी अपने पुराने पहलवान वगैरह जो आज भी इवन, तो वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा खाना प्रेफर करते हैं। ये हैं आटे वाले लड्डू, जिसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं। और चीनी की जगह इसमें इसमें कोई शुगर नहीं है, इसके अंदर हमने खजूर डाला हुआ है। तो ये घर में ही बने हुए हैं। और इसमें खजूर डाला हुआ है तो मिठास के लिए, प्लस में कार्ब्स भी आ जाएंगी अच्छी। और आटा है इसके अंदर, ड्राई फ्रूट्स हैं, तो एनर्जी काफ़ी प्रोवाइड करता है। तो ऐसे 2 लड्डू मैं खा लेता हूँ और काफ़ी रहते हैं। तो मीडियम साइज़ के हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो एक पूरा वर्कआउट बड़े आराम से निकल जाता है मेरा। अब प्री वर्कआउट जो सप्लीमेंट है वो मैंने फ़िलहाल बंद किया हुआ है। मैं कैफ़ीन को ज़रा एक कैफ़ीन ब्रेक पे चल रहा हूँ। तो कॉफ़ी भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं पी रहा हूँ। लाइक हफ्ते में कभी एक बार पी ली तो पी ली, वरना नहीं। और वर्कआउट से पहले तो बिल्कुल भी नहीं पी रहा, ना प्री वर्कआउट ले रहा हूँ। उससे क्या रहता है कि क्योंकि मैंने एक लगभग 2-3 महीने तक कंटिन्यूस प्री वर्कआउट यूज़ किया था, तो एक कैफ़ीन ब्रेक आएगा ना बॉडी में। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम प्री वर्कआउट यूज़ करूँगा तो बहुत ऑसम रिज़ल्ट आएगा। और जो नेक्स्ट मैं प्री वर्कआउट यूज़ करूँगा वो भी मैंने क्रिस पम्पस्टेड का सैवेज जो प्री वर्कआउट है वो मंगवाया हुआ है। एक्चुअली मैंने गिव अवे में जीता था, अभी तक मैंने कहीं उसकी कोई स्टोरी या कुछ भी नहीं डाला था। वो एज़ इट इज़ पैक्ड रखा हुआ है जब से मेरे पास आया है। तो जब मैं उसको यूज़ करना शुरू करूँगा, मोस्ट प्रॉब्ली फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, देन आई विल टेल यू गाइज़ कि उसका कैसा एक्चुअल में रिज़ल्ट है। और मैं कोशिश करूँगा कि मुझे बाहर से भी मिल सके, ताकि मैं इंडिया वाली मैन्युफैक्चर्ड और बाहर से जो आते हैं उनमें अगर कोई डिफरेंस है तो वो भी बता सकूँ। ना हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर डिफरेंस हुआ तो हमारे लिए थोड़ा बुरा है। क्वालिटी लो ही होगी मोस्ट प्रोबेबली जो अपनी होगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए हाँ, मैं जा रहा हूँ जिम। और प्री वर्कआउट मील ऑलमोस्ट अभी 40 मिनट्स हैं मेरे पास। जब हम जिम पहुँचेंगे, अपना वार्म अप वगैरह करेंगे, तो फिर अपना वर्कआउट शुरू करेंगे। सो सी यू गाइज एट द जिम। ऑल राइट गाइज, सो वी आर एट द जिम। कपड़े वपड़े चेंज करके बढ़िया एकदम माइंड सेट अपना रेडी करके और आ गए हैं हम लोग। तो पहले स्ट्रेचिंग करी ऑफ कोर्स, बिना स्ट्रेचिंग के तो कोई वर्कआउट स्टार्ट नहीं करना होता। और हम लोग स्ट्रेचिंग में ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मैंने पिछले कुछ लगभग 1 साल से ये सीखा है कि मैं आज तक ये गलत काम करता आ रहा था कि मैं स्ट्रेचिंग ठीक से नहीं करता था। उसकी वजह से मुझे काफ़ी सारी इंजरीज़ का मतलब मज़ा उठाना पड़ा। तो अब जाके मैंने बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर लिया अपनी इस हरकत को कि स्ट्रेचिंग करनी ही करनी है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, और प्रॉपर टाइम लेके करनी है। और जॉइंट्स मसल्स जब तक प्रॉपर मुझे वार्म अप नहीं लगते हैं कि हाँ अब रेडी हो गए हैं ये हैवी लिफ्टिंग के लिए, तब तक मैं मूव ऑन नहीं करता हूँ एक्सरसाइजेस पे। तो अभी ये जो एक्सरसाइज चल रही है लेग एक्सटेंशंस, दिस इज़ जस्ट अ वार्म अप। ये बहुत लाइट वेट पे मैं सेट्स लगा रहा हूँ अपने, और इसके लेग एक्सटेंशन के 2 सेट होंगे। और इसके बाद मैंने लेग कर्ल के 2 सेट लगाने हैं। और ये रॉ फुटेज होंगी सारी, बस मैंने थोड़ी थोड़ी कट करी है, जैसे मैं आता जाता हूँ वीडियोस के बीच बीच में कैमरा ऑन ऑफ कर रहा हूँ, तो बस वो पार्ट मैंने कट किए हैं। बाकी पूरी की पूरी जो वीडियोस हैं वो रॉ हैं, वर्कआउट रॉ है, कुछ भी मैंने आपसे छुपाया नहीं है इसमें। तो जितना मेरा एफ़र्ट होगा सब आपको दिखेगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि अगर आप लोग भी इस वर्कआउट को फॉलो करते हैं, और जैसा मैं समझाता आ रहा हूँ पिछले कुछ वर्कआउट से कि किस तरह की इंटेंसिटी चाहिए होती है आपको, 1-2 सेट के अंदर ही आपने ऑल आउट टिल फेलियर तक जाना है।
उसको आप अचीव करोगे तो आपको भी उतना ही मज़ा आएगा वर्कआउट में जितना मुझे आ रहा है, और उतने ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे जितने मुझे मिल रहे हैं. एज़ यू कैन सी, आई एम स्टिल फेयरली लीन. आई एम एट around 86-87 kgs body weight right now in my bulking phase, and my muscles are looking big and lean. और आज तक ऐसा नहीं हुआ था, इस बार ऐसा लग रहा है, मुझे दिख रहा है. तो अब हम करेंगे लेग एक्सटेंशन, सॉरी लेग कर्ल. तो इनके पास लाइंग लेग कर्ल नहीं है, सीटेड लेग कर्ल है. तो सीटेड लेग कर्ल का भी अपना एक अलग असर होता है, अपना एक अलग मज़ा होता है, बट आई ऑनेस्टली प्रेफर लाइंग लेग कर्ल बिकॉज़ वो ज़्यादा ओल्ड स्कूल है और उसमें ज़्यादा अच्छे से आप हैमस्ट्रिंग को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो. ज़्यादा एक प्रॉपर फॉर्म बैठती है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में. इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नीज़ पे, टेंडन्स पे ना थोड़ा ज़्यादा लोड पड़ रहा है. तो पर ठीक है, इस मशीन का स्टिल एंगल थोड़ा अच्छा है, और प्लस में जो ये ऊपर हैंडल होता है आपकी थाइज़ को रोके रखने के लिए, कई मशीन्स में ये नहीं होता है, तो वो ज़्यादा नुकसान देती है. अगर ये हैंडल आपके मशीन में है इस तरीके से, तो जैसे मैंने उसको पकड़ रखा है पूरा हक करके, इस तरीके से अगर आप पकड़ के बैठेंगे तो आपकी नीज़ पे और जो टेंडेंस है उस पर लोड कम आएगा. अगर आप कमर पीछे लगा कर बैठेंगे जैसे कि नॉर्मली लोग बैठते हैं, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा लोड फील हो सकता है. मैं इसीलिए इस पोस्चर में बैठा हूँ क्योंकि ये लाइट वेट है. लाइट वेट में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा अपनी फॉर्म को स्ट्रिक्ट रखा हुआ है, और वर्किंग सेट की तरह ही लगाता हूँ. बस ये होता है कि ये वार्म अप की तरह यूज़ होते हैं. तो लेग एक्सटेंशंस और लेग कर्ल से पहले मैंने स्ट्रेचिंग की, और उसके बाद हमने साइकिलिंग करी. साइकिलिंग करी मैंने अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मिनट्स, बहुत लाइट उसकी इंटेंसिटी रख के, और जो उसमें नॉब होता है उसको लाइट पे रखा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, ताकि बस जो एक ब्लड फ़्लो होता है वो चलाना है बॉडी के अंदर. उससे ज़्यादा हमें उसकी ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप हार्ड करके और फिर साइकिलिंग कर रहे हो तो मसल्स एकदम क्या है फटीग हो जाती है. हमें फटीग नहीं करनी है. बहुत सारे लोग फटीग कर लेते हैं मसल्स को पहले ही, और साइकिलिंग या कार्डियो वार्डियो करके आ जाते हैं. तो मैंने वो कार्डियो नहीं किया था, वो जस्ट वार्म अप था, इसीलिए सिर्फ 5 मिनट की नॉर्मल साइकिलिंग थी. ठीक है. और कई बार जब मैं जिम पैदल आता हूँ वॉक करके, तो मैं साइकिलिंग भी नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पैरों का एक डिसेंट वार्म अप हो चुका होता है वॉक करने के बाद ही. ठीक है. तो इतना काफ़ी रहता है, और उसके बाद हम लोग इस मूवमेंट पे आए हैं, लेग एक्सटेंशन एंड लेग कर्ल्स, जो कि अभी भी वार्म अप ही हैं. तो दोनों एक्सरसाइजेस का मैंने 2-2 सेट लगाए हैं लाइट वेट पे, और रेप रेंज वही रखनी है 8-10 के आसपास. और जैसे आपका वर्किंग सेट होता है ना, उसी हिसाब से आपको अपने ये वार्म अप सेट्स भी लगाने हैं. तो उससे ये रहता है कि आपका एक माइंड सेट क्रिएट हो जाता है कि आप वेट हल्का ले रखा है भले ही, लेकिन आप मसल को अच्छे से पकड़ पा रहे हैं. अगर आप लाइट वेट पे मसल को नहीं पकड़ पाएंगे तो हैवी वेट पे भी आप मसल को नहीं पकड़ पाएंगे. और मसल पकड़ने से मेरा मतलब है मसल माइंड कनेक्शन. सो आई होप कि आप लोगों को इस तरह से वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर मैं वॉइस ओवर डाल रहा हूँ तो मेरी मजबूरी है कि वॉइस ओवर डालना पड़ता है, अदरवाइज़ आई प्रेफर कि मैं माइक लेकर ही रिकॉर्ड कर सकता वर्कआउट के साथ साथ, इसीलिए माइक ख़रीदा भी था. बट एनीवेज़, आपको कंटेंट से मतलब है और मैं क्वालिटी कंटेंट देता रहूँगा. तो वार्म अप ख़त्म, अब चलते हैं लेग प्रेस की तरफ. और शूज़ हमेशा मैं उतार देता हूँ अपने, या तो मैं स्क्वाट शूज़ पहनूँगा अपने लेग प्रेस और स्क्वाट्स वगैरह में थ्रू आउट माई लेग वर्कआउट, और आई विल जस्ट गो बेयर फुट बिकॉज बेयर फुट इज़ स्टिल लाइक बेटर. कि स्पोर्ट शूज़ में तो मैं प्रेफर करता ही नहीं हूँ कि आप स्क्वाट्स या लेग प्रेस करें, क्योंकि उसमें बहुत इंस्टेबिलिटी रहती है मोटे फोम की वजह से. आप बेयर फुट रहेंगे तो आपका जो फुट होता है, पंजा होता है, वो पूरी तरीके से फैल जाता है और आपको एक अल्टीमेट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं मशीन पे पूरा अच्छे से जब तक सेट नहीं हुआ था मैं नहीं उठाता हूँ. मैंने देखा बहुत सारे लोग बस एकदम से जंप करते हैं मशीन पे और सीधा वेट मारना शुरू कर देते हैं. उसका कोई यूज़ नहीं है, वो बेवकूफ़ी होती है. तो पहले अच्छे से खुद को सेट करो, एक आधा रैप लगा कर देखो कि ठीक ठाक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और उसके बाद वेट बढ़ाना स्टार्ट करो. तो ये तो मेरा जस्ट वार्म अप सेट है मशीन का एक फ़ील लेने के लिए. और हर वर्कआउट में एक मशीन का एक आइडिया ले लेता हूँ उसके मूवमेंट का. तो ये वेट मैंने लगा रखा है 25 kgs ईच साइड, 25 kgs की 2 प्लेट्स ईच साइड. तो दिस इज़ 100 kgs, और ये मेरा फर्स्ट सेट है. एंड आई विल गो अप टू आई गेस 210-220 में भी. तो धीरे धीरे करके बढ़ाना है वेट.
तो ये वाला सेट जो है वो हुआ ख़त्म और अब हम नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें मैंने वेट बढ़ा दिया है, मैं जंप ले रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 40 केजीज़, नॉट अप्रॉक्सीमेटली एक्जैक्टली 40 केजीज़ की। और आप लोगों को भी मैं वेट जैसे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से मैं जंप ले लेके और कितना वेट बढ़ाते हुए अपने वर्किंग सेट की ओर जाता हूँ। तो कई लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए कि 100 केजीज़ से स्टार्ट किया और 200 केजीज़ तक जाना है, तो वो 10-10 या 15-15 किलो की जंप लेंगे और बहुत सारे सेट्स लगा लेंगे। तो उसमें क्या रहता है कि वो वार्म अप सेट उन्होंने इतने सारे लगा लिए कि अब उनके टॉप सेट यानी वर्किंग सेट के लिए एनर्जी ही नहीं बची, वो एग्जॉस्ट कर दिया उन्होंने मसल को, तो वो नुकसान करते हैं। आपको अपने वर्किंग सेट से पहले 2 या मैक्सिमम 3 वार्म अप सेट लगाने हैं और उतने में आपको अपने टॉप सेट तक पहुंचना है। तो ये आपके माइंड के अंदर पहले से ही सेट होगा जब आप वर्कआउट स्टार्ट कर रहे होंगे, उससे पहले ही, कि आपको कितने वेट से स्टार्ट करना है, कितने सेट लगा के कितने वेट तक जाना है। और फिर उसके बेस पे आप नेक्स्ट वीक अपने प्रोग्रेस बताएंगे। तो इसे ही कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड, कि आप हर वीक हार्डर देन लास्ट टाइम जाएं अपने वर्कआउट में और अपना जो वेट है वो भी बढ़ाएं और अपनी परफॉर्मेंस को इस तरीके से ट्रैक करते चलें वीक बाय वीक। तो अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है वीक बाय वीक, दैट मीन्स दैट यू आर ऑन द राइट पाथ एंड यू आर एक्चुअली गेनिंग मसल, बिकॉज स्ट्रेंथ गेन्स इक्वल टू मसल गेन। नॉट ऑलवेज बट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इट इज़ ट्रू। सो नाउ एज यू कैन सी कि वार्म अप सेट है और इसी में मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं अभी भी अपनी फीट प्लेसमेंट को सेट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि क्या कुछ चेंज करके मुझे कुछ अच्छा लगेगा या बेटर फील आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। सो आई विल स्टिक विद माय प्रीवियस फुट अलाइनमेंट, फुट प्लेसमेंट। और अब टाइम है वेट बढ़ाने का। सो अगेन 20 केजीज़ ईच साइड बढ़ाते हुए नेक्स्ट सेट की तैयारी। और इस तरीके से ही आपको वेट बढ़ाते हुए चलना है। मैं इसीलिए हर एक चीज़ समझाता चलता हूँ, इसीलिए मेरी वीडियोस लंबी भी होती हैं। बहुत अच्छा होता अगर मैं माइक यूज़ कर सकता जिम के अंदर, बट वहाँ पे गाने इतने तेज़ बज रहे होते हैं कि मैं माइक यूज़ कर सकता हूँ तब भी, बट कॉपीराइट इशू आ जाएगा। सो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट आप सभी सब्सक्राइबर से और व्यूअर्स से कि अगर आप में से किसी को भी कोई तरीका पता है कि मैं जब जिम में इस तरह से गाने बज रहे होते हैं और मैं अपना माइक से अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जिम के अंदर, तो कॉपीराइट इश्यूज़ से कैसे बचा जाए वीडियोस पे, या फिर वो बैकग्राउंड नॉइज़ कम्प्लीटली मैं हटा सकूँ अपनी वीडियो से ताकि सिर्फ मेरी वॉइस रहे और मुझे इस तरह से वॉइस ओवर ना डालना पड़े। बिकॉज़ ऑनेस्टली मैं वर्कआउट के बीच में जितना अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ, उतना जो मेरे माइंड में उस समय चल रहा होता है वो चीज़ वॉइस ओवर डालते हुए नहीं होती है। एज यू कैन सी आई एम कम्प्लीटली इन माई जोन और मैं आपको उस समय वही कहते हैं ना, आँखों देखा हाल एकदम मैं बयां कर सकता था, बता सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाता। तो अगर आप में से किसी के भी पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मेरे को, मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। सो दिस वाज एक्चुअली सपोज टू बी माय फर्स्ट वर्किंग सेट और मैंने इस सेट को लगाया, इसलिए मैंने नी कैप्स वगैरह सब पहन ली है। और इस नी कैप का भी मैं रिव्यू एक अलग से डाल दूंगा, एक छोटा सा रिव्यू, क्योंकि जब मैं ढूंढ रहा था रिव्यू कोई अच्छा सा इस नी कैप के लिए, यूएसआई के लिए, तो मुझे मिला नहीं। लोग डालते ही नहीं है रिव्यू या किसी को डालना आता नहीं है। तो अब मैं बताऊंगा क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो गए इन नी कैप्स को यूज़ करते हुए। सो एज़ यू कैन सी मेरी जो रेंज ऑफ मोशन है वो कभी भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, हमेशा परफेक्ट प्रॉपर रेप्स निकालता हूँ, स्लो एंड स्टेडी। और ऊपर जाके मैं नी अपनी लॉक नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सॉफ्ट लॉक लगा रहा हूँ। और सॉफ्ट लॉक का मतलब क्या होता है कि मैं अपने क्वाड्स को फ्लेक्स कर रहा हूँ ऊपर जाके और टाइट कर रहा हूँ, बट मैं नी को लॉक नहीं कर रहा हूँ। तो लेग प्रेस में नी लॉक नहीं करनी होती है, कई लोग करते भी हैं, आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। आई ऑलवेज़ प्रेफर अ सॉफ्ट लॉक। उससे क्या रहता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में रहती हैं और आपकी नीज़ भी सेफ़ रहती हैं। तो इसमें मेरा गोल था कि मैं 6 रेप्स से 7 रेप्स तक अपना फेलियर अचीव कर लूँ, बट वो चीज़ तो हुई नहीं और ये वेट काफ़ी लाइट रह गया मेरे लिए। तो इसलिए मैं इस सेट को भी अपना फर्स्ट वर्किंग सेट ना काउंट करके वार्म अप सेट ही काउंट करूँगा। तो ये बस मीडियोकर सा वेट रहा और सरप्राइज़ फॉर यू गाइज़ कि ये एक्सरसाइज सुपर सेट में थी लेग एक्सटेंशंस के साथ, और इसीलिए हमने लेग एक्सटेंशन के 2 सेट पहले लगाए थे वार्म अप में और फिर हमने लेग प्रेस के वार्म अप सेट्स लगाए। तो जब वर्किंग सेट की बारी आई तो वर्किंग सेट में लेग प्रेस और लेग एक्सटेंशन के सेट्स सुपर सेट में लगेंगे, तो वो होगा एक वर्किंग सेट आपका टोटल। तो
उसमें मैंने रेप्स ज़्यादा निकाल लिए, वो लाइट वेट था, बट स्टिल लेग एक्सटेंशन उसकी कमी को पूरा करेगी। एंड एज़ यू कैन सी मेरा जो टेम्पो है वो स्लो है। मैं पॉजिटिव रैप को भी स्लो निकाल रहा हूँ, यानी ऊपर जाते हुए फिर ऊपर हल्का सा होल्ड और फिर धीरे धीरे नीचे नेगेटिव को भी स्लो करते हुए ला रहा हूँ, ताकि मसल्स पे से मेरा कॉन्ट्रैक्शन ना हटे, फोकस ना हटे और जॉइंट्स पे तो बिल्कुल भी ना आए। बहुत लोग कहते हैं हैवी वेट उठाने पे जॉइंट्स में पेन आता है लेग एक्सटेंशन के टाइम पे, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली बुलशिट। मैंने इस समय सिर्फ 3 प्लेट खाली छोड़ी हुई हैं और बाकी पूरा रैक लगाया हुआ है मैंने। तो मैं अपने अधिकतर जो लेग एक्सटेंशंस के सेट होते हैं मैं उनको इस तरीके से लगाता हूँ, हैवी वेट पे फॉर एज़ मैनी रेप्स एज़ पॉसिबल, और फेलियर तक जाता हूँ। और मेरे टच वुड, बट स्टिल क्योंकि मेरी टेक्निक भी अच्छी है इस वजह से मेरे कभी कोई ऐसा नी पेन नहीं आया लेग एक्सटेंशंस की वजह से। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि लेग एक्सटेंशन हैवी लगाने से पेन आता है, वो टोटली बेवकूफ़ लोग हैं। और लेग एक्सटेंशन से एक्चुअली आपके जो नीज़ और टेंडन्स वगैरह होते हैं यहाँ पे और जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है, ताकि आप लोड झेल सको। और प्लस में लेग एक्सटेंशन एक लौती मसल है जो आपके पूरे क्वाड को स्क्वीज़ करने में और स्ट्रेच करने में हेल्प करती है। यानी कि आपके नी से लेके आपके जो वेस्ट हिप तक जो आपकी मसल जा रही है, मैं क्वाड की बात कर रहा हूँ फ्रंट साइड पे, तो उसको वो एक्सटेंड करने में इकलौती ये एक्सरसाइज है जो पूरा उस मसल को टारगेट कर सकती है। आई डोंट नो द साइंटिफिक नेम ऑफ द मसल, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो मैं एक फ़ोटो लगा दूंगा यहाँ पे एक्चुअली, अगर मिल गई तो। सो जो क्वाड का सामने वाला पार्ट होता है और जो सबसे बड़ी मसल होती है क्वाड में, उस मसल को एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट करने में ये एक्सरसाइज बेस्ट है। तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ इस एक्सरसाइज को फुल फोकस के साथ और अच्छे से लगाएं। सुपर सेट में ना भी हो तो अकेले भी लगा रहे हैं तो भी हैवी वेट पे फॉर एज मेनी रेप्स एज़ पॉसिबल। बहुत ज़्यादा रेप्स भी नहीं लगाने हैं क्योंकि वो अगेन कार्डियो थोड़ी करना है, हमें स्ट्रेंथ बिल्डिंग करनी है। और बहुत कम रेप्स भी नहीं लगाने हैं, यानी 8-6 के नीचे नहीं लगाने हैं लेग एक्सटेंशंस के अंदर। बट व्हेन इट कम्स टू स्क्वाट्स और लेग प्रेसेस और हैक स्क्वाट्स, आप 6 से 8 की रेप रेंज में ही रहेंगे अगर आप मेरा वाला ही ये हैवी ड्यूटी वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं। तो हैवी ड्यूटी वर्कआउट माइक मेंजर ने बहुत फेमस किया था, उनके बाद डोरियन येट्स ने बहुत फेमस किया था, और माइक मेंजर से पहले भी कई लोग थे जिन्होंने फेमस किया था इसको, बट उस टाइम पे इतनी बात नहीं होती थी। अब जाके इसकी ज़्यादा बात होने लगी है बिकॉज साइंस ने प्रूव किया है कि एक्चुअली हैवी ड्यूटी वर्कआउट इज़ द रियल वर्कआउट रूटीन फॉर मैक्सिमम ग्रोथ। सो दिस इज़ माई टॉप सेट, मेरी फॉर्म परफेक्ट एकदम। एंड एज यू कैन सी अब मेरे चेहरे पे वो दर्द, वो स्ट्रेस नज़र आ रहा है जो एक लास्ट सेट में, टॉप सेट में आना चाहिए। तो मैंने इसमें जंप भी सीधा 30-20-50 kgs की जंप ली है, इसलिए सीधा मैंने। और हैवी वेट का मतलब ही वही है कि अपना फेलियर अचीव करना है मेरे को अपनी रैप रेंज में 6 to 8 रेप्स में। तो स्लो रैप मैं नीचे लाते हुए स्लो तो रख ही रहा हूँ नेगेटिव को, बट जब तक मुझे पॉजिटिव रैप में फेलियर, यानी कि ये जो मैंने अभी चिल्लाया और जो मैं स्ट्रेस में आया, जब तक ये नहीं अचीव होता तब तक आपका सेट जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। सो एज़ यू कैन सी दिस इज़ एब्सोल्यूट फेलियर, आई एम अचीविंग एब्सोल्यूट फेलियर हियर इन दिस सेट। और मैं अभी भी रुक नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर जान बाकी है, और ये हर किसी को अपनी लिमिट पता होती है, हर कोई उसे क्रॉस नहीं कर पाता, बट जो कर पाते हैं वही चैम्पियंस बनते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू if you want to become a champion, if you want to become a legend, and that's what I'm trying to do, that's what I'm trying to achieve। और एक रात का खेल नहीं है, बहुत टाइम लगता है, कई साल लगते हैं, कई सालों की मेहनत है। सो जस्ट डोंट गिव अप। सो दिस वाज माय लास्ट सेट ऑफ लेग प्रेस। और अगेन इसका सुपर सेट जो होगा वो होगा लेग एक्सटेंशंस के साथ। तो लेग एक्सटेंशन मशीन जस्ट लेग प्रेस के सामने ही रखी है। सो ऑल आई नीडेड टू डू वाज कि मैंने बस कैमरा घुमाया और रिकॉर्डिंग बटन दबा के वीडियो स्टार्ट कर दी। तो मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सुपर सेट के बीच में रेस्ट नहीं करना है आपको बहुत ज़्यादा। जस्ट मशीन पे बैठो, अपना एंगल सेट करो और शुरू हो जाओ। मैंने वेट सेट किया, अब ये फुल स्टैक है, ये फुल रैक है। तो जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नी पेन होता है या कुछ होता है, देख लो भाई, मेरे तो नहीं होता, आप लोगों के होता है बिकॉज़ आप लोग खाते पीते नहीं हो ठीक से, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रेस लेके, पूरा अपना फोकस रख के मैं इस सेट को लगा रहा हूँ और आपको भी इस तरीके से लगाना है।
और लेग एक्सटेंशन लगाते हुए एक चीज़ जो मैं नोटिस करता हूँ वो ये कि बहुत सारे लोग ना भागते हैं, यानी कि वो बहुत जल्दी 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 रैप्स निकाल देते हैं। मेरे रैप्स को ध्यान से देखो, मैं जब मशीन को ऊपर लेके जा रहा हूँ, ऊपर होल्ड करके और फिर नीचे नेगेटिव स्लो है मेरा बहुत ज़्यादा। मसल्स को पूरा का पूरा एग्जॉस्ट कर रहा हूँ मैं, और मेरी शक्ल देख के पता लग रहा होगा आप लोगों को कि कितना पेन है इस समय मेरी मसल्स के अंदर, और आग लगी पड़ी है। एंड दिस वॉज द फेलियर दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, कि मुझसे एक पॉजिटिव रैप भी नहीं निकला उसके आगे। और मैं इस तरीके से अब अपने लेग्स को थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ, थोड़ा स्ट्रेच कर रहा हूँ, क्योंकि जान निकल चुकी है पूरी। नाउ इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट एक्सरसाइज, विच इज़ नन अदर दैन बारबल स्क्वाट्स। तो अब मैं बारबल स्क्वाट्स लगाऊंगा, और क्योंकि मैंने वार्म अप उसमें काफ़ी कर लिया था और मसल ऑलरेडी काफ़ी फटीग हो चुकी हैं जो हमारा लेग प्रेस का और एक्सटेंशंस का सेट हुआ, तो उसके बाद अब ये होगा अप्रॉक्सीमेटली 100 kgs, 105 kgs एक्चुअली, बिकॉज छोटी छोटी प्लेट्स भी लगी हुई हैं इसमें, मैंने अभी नोटिस किया। तो ये मेरा पहला सेट है, और इसके बाद मैंने डायरेक्ट 100 kgs से क्यों लगाना स्टार्ट किया, वाई नॉट 60 kgs, वाई नॉट 70 kgs, बिकॉज मैं ऑलरेडी वार्म्ड अप हूँ काफ़ी, तो मुझे इसमें स्क्वाट्स में वार्म अप लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई नो आई कैन हैंडल 100 kgs वेरी ईजीली, तो इसलिए मेरा फ़र्स्ट सेट 100 kgs पे है, और ये मेरा फ़र्स्ट वर्किंग सेट नहीं है, ये भी मेरा वार्म अप सेट ही है। तो वार्म अप सेट में भी आपको अपनी आगे वाली एक्सरसाइज में ध्यान रखना होता है कि कहाँ से आप अपना वार्म अप शुरू कर रहे हैं। वार्म अप का मतलब ये नहीं कि ज़ीरो से ही शुरू करना होता है। वार्म अप का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपको ज़ीरो से ना शुरू करके आपको एक ऐसा वेट चूज़ करना है जहाँ पे आप कंफर्टेबली उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का एक आइडिया ले सकें, और इसमें ज़ीरो से ना स्टार्ट करके आपको उस वेट से स्टार्ट करना है जो आपके वर्किंग सेट का ऑलमोस्ट 70% के आसपास होगा। तो वो आपका फ़र्स्ट वार्म अप सेट होगा। धीरे धीरे आराम से आगे बढ़ना है, एकदम से भी ज़्यादा जंप नहीं लेनी है। जैसे मैंने सोच के रखा था कि मैं 150 से आज अपना टॉप सेट लगाऊंगा, क्योंकि मैंने लास्ट वीक 140 से लगाया था, तो इसलिए मैंने अभी 100 से लगाया फ़र्स्ट वार्म अप सेट। सेकेंड मेरा वार्म अप सेट जो होगा वो 130 kg से होगा, जो कि ये रहा, और फिर जो मेरा लास्ट सेट होगा वो होगा 150 kgs। तो ये वेट जो सेट करने की एक प्रोसेस होती है, ये आपको ना वर्कआउट से पहले सोच के आनी होती है, क्योंकि आप पहले कुछ एक एम बना कर आएंगे, सोच कर आएंगे, उसके बाद आप उस हिसाब से अपना वेट सेट करेंगे वर्कआउट के दौरान, और फिर आप अपना वर्किंग सेट और वार्म अप सेट्स लेना स्टार्ट करेंगे। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, आपने जो वेट सेट किया था वो सही था या गलत। अगर गलत होगा तो फिर वो ज़्यादा हैवी बढ़ जाएगा, तो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेट में नहीं, नेक्स्ट सेशन में आपको आइडिया रहेगा कि हाँ, इतने वेट से मुझे अपना टॉप सेट लगाना है और अब शुरू करना है। तो एक आइडिया वो आप खुद ही बना सकते हैं, और अपनी मैं सजेस्ट करूँगा कि एक लॉग बुक बना के रखें या फिर कहीं पे नोट डाउन करके रखें कि लास्ट वीक आपने क्या परफॉर्मेंस दी थी, तो इस वीक आपको उस परफॉर्मेंस को तोड़ना है, कम से कम सेम तो करना ही करना है, उससे कम नहीं जाना है। तो अब 130 kgs पे ये मेरा सेकंड वार्म अप सेट है, तो मैं इसमें ज़्यादा रैप्स नहीं निकालूंगा, क्योंकि मुझे मसल को फटीग नहीं करना है, तो इसलिए 4 या मैक्सिमम 5 रैप्स, दैट्स इट। क्योंकि मेरा टॉप सेट जो होगा वो 6 to 8 रैप्स के लिए होगा। मुझे ऐसा लग रहा था, आपको भी लगेगा कि मैं और रैप्स निकाल सकता हूँ, बट निकालने नहीं है, क्योंकि ये वार्म अप सेट है, वर्किंग सेट नहीं है। अपने वर्किंग सेट के लिए एनर्जी बचानी होती है हमेशा, मसल्स को एग्जॉस्ट नहीं करना है। और एक सलाह ये और रहेगी कि आपको हमेशा अपने स्क्वाट्स जैसी एक्सरसाइज में किसी ना किसी एक स्पॉटर को रखना ही होगा। स्क्वाट्स और बेंच प्रेस एक ऐसी एक्सरसाइज जो आप बिना स्पॉटर के नहीं कर सकते। कोई ना कोई आपके पीछे होना चाहिए जो आपको इंजरी से बचा सके, जो आपको देख सके, और टाइम आने पे, ज़रूरत पड़ने पे वो आपको सपोर्ट भी दे सके। तो ऑल्दो मुझे पता था कि ये वेट मैं लिफ्ट कर लूँगा, बट अगर मुझे अपनी लिमिट्स को पुश करना है तो उसके लिए मुझे किसी ना किसी की हेल्प पड़ेगी, जो लास्ट में मेरे से 1-2 रैप्स एक्स्ट्रा थोड़े से निकलवा दें। तो जैसा कि आप ये देखेंगे, मेरा सेट पूरा का पूरा अभी तक कोई सपोर्ट नहीं है, और स्पॉटर का काम होता है आपको मोटिवेट भी करना। तो मैं अपना सेट पूरा अच्छे से लगा रहा हूँ, और लास्ट के जो कुछ 1-2 रैप्स होंगे उसमें वो मेरी हेल्प करेंगे। तो वो आपका जिम ट्रेनर भी हो सकता है, वो आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, नॉर्मल कोई इंसान हो सकता है जिस पे आपको भरोसा है। बस कोई ऐसा खड़ा हो पीछे जिस पे आपको भरोसा हो कि वो हाँ, आपसे वो सेट लगवा देगा, वो आपको उस वेट के साथ सपोर्ट करने लायक है। बस इतना ध्यान रखना। तो ये मेरा कंप्लीट सेट बहुत अच्छा लगा था,
और देखने में पीछे से आसान लगा, बट मेरी एक्चुअली आंखें लाल हो गई थी क्योंकि मैं शीशे में देख रहा था अपनी शक्ल और जान निकल रही थी। बट हाँ, ये है कि ये सेट अच्छा लग गया, जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही। तो सारा गेम है प्रिडिक्शन का कि आप पहले से पहले कैसा सोच के आते हैं। सो माई नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ RDLs, रोमेनियन डेडलिफ्ट, या फिर इसको स्टिफ लेग डेडलिफ्ट भी बोलते हैं। तो ये हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स के लिए है। तो मैंने इसमें अपना फर्स्ट सेट जो है वो 100 kg से लगाया है, बिकॉज़ मेरी बॉडी पूरी की पूरी वार्म्ड अप है, मुझे इसमें वार्म अप लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई नो मुझे इसके 2 ही सेट लगाने हैं, तो एक वार्म अप और एक वर्किंग सेट हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ना है। मैं डायरेक्टली वर्किंग सेट पे भी नहीं कूदूँगा, एक वार्म अप तो ज़रूर लेना है। तो इसलिए सिर्फ 2 सेट, एक वार्म अप और एक वर्किंग। तो ये मेरा वार्म अप सेट है जिसमें मैंने मसल का अच्छे से फील ले लिया, मसल को एक्टिवेट कर दिया, ग्लूट्स को। तो मेरी बॉडी को पता है कि अब ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग का एक्शन होने वाला है, और उसमें कुछ रेप्स निकाल के मैंने उसे रख दिया। तो नेक्स्ट वेट जो होगा वो मेरा इसका टॉप सेट होगा और फाइनल वेट होगा। और ये सारी चीज़ें मैं पहले से पहले ही अपने माइंड में बना के जाता हूँ कि मुझे इतना वेट आज इस एक्सरसाइज में लगाना ही लगाना है, तभी जाके मैं उन रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर पाता हूँ वीक बाय वीक, डे बाय डे। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा, प्रोग्रेसिव ओवरलोड के ऊपर ध्यान दें, अपनी बॉडी को हर कोई बेहतर समझता है। तो दिस वेट इज़ नाउ 130 kgs, या दिस इज़ 130 kgs। और इसमें मैं आराम से सही फॉर्म के साथ, एज यू कैन सी, मैं अपने हिप्स को पीछे पुश कर रहा हूँ नीचे जाते हुए, और ऊपर लाते हुए आगे की तरफ हिप्स को स्क्वीज़ कर रहा हूँ। तो उससे क्या होता है कि आपके ग्लूट्स पे ही सारा प्रेशर बना रहता है, लोअर बैक पे प्रेशर नहीं आता है। और फिर मैंने रख दिया इसको, क्योंकि फेलियर अचीव करना था और फेलियर मैंने अचीव कर लिया। अगर एक रैप और नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं, इसका मतलब फेलियर अचीव हो चुका है। तो इसी के साथ मेरा वर्कआउट होता है यहाँ पे ख़त्म। अब बस थोड़ा सा स्ट्रेच और पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसे तो मैं आप लोगों को जाने नहीं दूंगा। इतना इंटेंस वर्कआउट किया है तो पंप दिखाना तो बनता है। सो हेयर इज़ अ पोजिंग वीडियो फॉर यू गाइज। यूजुअली मैं ऐसे दिखाता नहीं हूँ, ऐसे मतलब जिम में नहीं आता हूँ, बट ये एक अलग से इन्होंने एक लॉबी बनाई हुई है, एक रूम बनाया हुआ है, तो यहाँ पे लाइटिंग अच्छी है और सामने मिरर है, तो मैं वहाँ पे पोजिंग कर रहा था। तो एज़ यू कैन सी मेरे लेग्स की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, और स्ट्राइएशंस भी अभी भी दिख रही हैं, क्रॉस स्ट्राइएशंस हैं मेरे क्वाड्स पे हल्की हल्की सी, जबकि मैं अभी गेनिंग में हूँ। माई एब्स आर स्टिल विजिबल, और आई एम एट अराउंड 86-87 kgs बॉडी वेट, नेचुरल, 100% नेचुरल। तो कौन कहता है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल नहीं है? बस करने वाला होना चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए आपके पास, और कंसिस्टेंटली लगे रहिए साल भर साल, you will definitely succeed. So I hope you guys like this video. So please like and subscribe to my channel if you haven't. I will see you guys